आज हमारे इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं बसंत अग्रवाल सर। एडवोकेट है और बहुत लंबे टाइम से ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। तो आप तुरंत ही अपने जो नियरेस्ट आपका साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है या फिर जो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का, आप वहां पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जहां पर भी ये वीडियो या फिर आपकी फोटो या कुछ भी ऐसा जहां पर भी आपका फ्लोर कर रही है, उसका आप डोमेन और उसका लिंक आप जरूर कॉपी कर लें ताकि साइबर क्राइम को इसका अंदाजा मिल सके और वो उसका पता लगा सके। अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री जी को देखा गया कि वो गरबा कर रहे थे, वो एक डीप फेक वीडियो थी। फिर एक और वीडियो आई जिसमें कि हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री जी चाय बेच रहे थे। कि जब लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हम और आप वो चीज क्या है जहां पर कि हमारा इस्तेमाल डीप फेक के लिए नहीं हो सकता है। के जो शब्द हैं और आपके जो लिप जो जिस तरह से बैलेंस कर रहे हैं, उन दोनों में सामंजस्य नहीं मिलेगा। आपका जो उसका जो स्किन टोन है वो एक सा नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। सर, डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपका क्या राय है? और साइबर फ्रॉड से पैसे ऐंठने का ये आजकल का एक नया तरीका है जो कि विदेशों में तो काफी ज्यादा फैला हुआ है। अब ये धीरे धीरे इंडिया में भी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। तो इस ऑर्डर में हमें ये समझना होगा और बहुत ब्लंटली समझना होगा और दूसरों को भी अपने आसपास के माहौल में, अपने सराउंडिंग्स में लोगों को बताना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज या कोई भी प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। साइबर क्राइम को अगर हम देखें तो साइबर स्पेस भी हमारा एक मानव का अधिकार है जो कि मानव के लिए ही बनाया गया है। तो किसी भी आपके वीडियो को, फोटो को किसी दूसरे कंटेंट के लिए यूज करना या फिर किसी ऐसे विकृत कंटेंट के लिए यूज करना जो कि आपके लिए हानिकारक हो, तो ये डेफिनेटली आपका राइट टू लिबर्टी का, पर्सनल राइट्स का हनन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आप देख रहे थे सिरोज टीवी पॉडकास्ट। आज हमारे इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं बसकर अग्रवाल सर, जो एक एक्सपीरियंस एडवोकेट है और बहुत लंबे टाइम से ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ज़रूरी और बहुत चर्चित विषय डीप फेक, जो ह्यूमन राइट्स के साथ कनेक्टेड है। तो चलिए स्वागत करते हैं बीके सर का। बीके सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मौसमी जी सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, मैं बढ़िया। जी, तो सर मेरा पहला सवाल है, आजकल एआई ज़माने में बहुत इजीली लोग किसी की भी डीप फेक वीडियो बनाते और इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते। तो ऐसे कोई सिचुएशन हो जाते तो पहले 1 घंटे में हमको क्या स्टेप उठाना चाहिए? देखिए, पहले तो हमें समझना होगा कि ये डीप फेक क्या है और फेक और डीप फेक के अंदर में अंतर क्या है। फेक वो चीजें होती हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी और को प्रिटेंड कराने की कोशिश करे तो वो फेक होता है। बट डीप फेक एक ऐसा टर्म है जो कि अभी रिसेंटली क्वाइंड हुआ है। डीप फेक ऐसा टर्म है जहां पर कि आपको एक वर्चुअल इमेज के थ्रू आपके इमेज को हैश करने की कोशिश की जाती है, उसको धूमिल करने की कोशिश की जाती है और उसके अंदर में कई सारे पॉलिटिशियंस, कई सारे बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या फिर अलग अलग तरीके से लोगों का माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा सकती है, उसको अलग तरीके से गेन करने की कोशिश की जाती है, आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। तो उस पोजीशन के अंदर में आपका यह सवाल है कि सबसे पहले घंटे में हमें क्या करना चाहिए कि डीप फेक का अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि आपको लगता है कि आपकी कोई वीडियो, आपकी कोई फोटो किसी अल्टीरियर मोटिव से, किसी ऐसे मोटिव से जिससे आपकी इमेज को नुकसान पहुंचता है, तो आप तुरंत ही अपने जो नियरेस्ट आपका साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है या फिर जो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का, आप वहां पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है
कि उसका जहां पर भी ये वीडियो या फिर आपकी फोटो या कुछ भी ऐसा जहां पर भी आपका फ्लोर कर रही है या फिर तैर रही है, उसका आप डोमेन और उसका लिंक आप जरूर कॉपी कर लें, ताकि साइबर क्राइम को इसका अंदाजा मिल सके और वो उसका पता लगा सके। तो डीप फेक के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री जी को देखा गया कि वो गरबा कर रहे थे। वो एक डीप फेक वीडियो थी जिस पर प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट भी दिया कि मैंने खुद को देखा गरबा करते हुए। तो हम ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहीं पर जाकर के गरबा कर रहे थे। फिर एक और वीडियो आई जिसमें कि हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री जी चाय बेच रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये किसी, अब आप समझिए कि जब लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हम और आप वो चीज क्या है जहां पर कि हमारा इस्तेमाल डीप फेक के लिए नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है कि डीप फेक के लिए लोग आपकी इमेज को या किसी की भी इमेज को हैश करने की कोशिश करते हैं, उसको धूमिल करने की कोशिश करते हैं, मिडियामेट करने की कोशिश करते हैं। साथ में डीप फेक का एक ये भी बेनिफिट लोग उठाना चाहते हैं जो कि अनड्यू बेनिफिट है डेफिनेटली, कि वो किसी पब्लिक को के रेंज को वो चाहते हैं कि वो किसी राय को कायम करे या किसी राय से वो डेविएट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए यह कहा गया है कि 2024 के इलेक्शन में डीप फेक का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। तो जब डीप फेक का इस्तेमाल होता है तो पब्लिक को एक परसोनेंस दिया जाता है, एक उसका एक मेंटल बैलेंस दिया जाता है, एक ऐसा उनको सामाजिक सोच की तरफ धकेला जाता है जिसमें कि वो एक किसी खास पार्टी को लेकर के या किसी खास क्रीड या कास्ट को लेकर के उनको इंस्पायर या डिस्पायर किया जाता है। तो ये है डीप फेक का की पृष्ठभूमि। सर, जैसे कि कई तरह की डीफेक चल रहा है, तो उस पे रोक लगाने की ज़रूरत है, या जैसे कि कोई भी इंसान कोई इंटरटेनमेंट के लिए, मीम्स के लिए यूज़ कर रहा है, जो भी चीज़ें उसको मतलब उसके लिए उसको चलने देने चाहिए। जैसे कि जो एआई जनरेटेड जिसमें लिखा रहते, तो ये क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या लोग? जी बिल्कुल। जब से एआई का देखिए ज़माना आया है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब से एआई का ज़माना आया है, अभी भी हमारे कंट्री में एआई से रिलेटेड लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं है। उस केस में किसी भी वीडियो पर लिखा हुआ कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है, ये बहुत ज़रूरी है। बट जो लोग क्राइम करना चाहते हैं या कोई प्रिटेंड किसी चीज़ को करवाना चाहते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मैं आपको ये बताऊं कि जब डीप फेक का इस्तेमाल होता है तो ऐसे केसेस के अंदर में वो जानबूझ करके इन चीजों को नहीं लगाते, क्योंकि उनका मोटिव ही होता है कि वो उस डीप फेक के सहारे वो किसी न किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो गोल मेलाफाइडी हो या बोनाफाइडी। ये उनके अपने फायदे में निहित एक स्वार्थ के तहत और एक अल्टीरियर मोटिव के तहत वो उस डीप फेक को इस्तेमाल करते हैं। ये डीप इसलिए है क्योंकि इसका समाज पर, हमारी नस्लों पर, किसी भी इश्यू पर बड़ा डीप असर पड़ता है। आपकी वो मेंटल बैलेंस को या सोचने की ताकत को वो डेविएट करवाता है, इसीलिए ये डीप फेक है। बिल्कुल। सर, कई बार ऐसे होते हैं ना कि हमको कोई वीडियो मिलता है या कोई भी इंसान वीडियो देखते और उसको कई लोगों को शेयर करते, और बहुत लोग तक जब शेयर हो जाते तब पता चलता है कि ये एक फेक वीडियो, जैसे आपने बोला डीप फेक वीडियो है, और ये बहुत ज़्यादा असर करता है उस इंसान को जिनके इमेज या वीडियो को यूज़ करा गया। और क्या आपको लगता है कि जो इंसान ये वीडियो बना रहे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या जो इंसान उसको मतलब शेयर कर रहे हैं बहुत लोग तक, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं उसको बिना देखे जांच पड़ताल करे उन्होंने बहुत सारा शेयर कर दिया, क्योंकि उनको जागरूक होना चाहिए इस विषय में। देखिए, ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इसमें चूंकि मैं एक एडवोकेट भी हूं, तो इस हमारे एडवोकेसी में एक चीज होती है जिसको कहते हैं मेंसरिया। अगर मैं एक आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो इसका मतलब होता है इंटेंशन। हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है जैसे कि मेरे कई लोग हैं, मेरे कई मित्र हैं जो कि जिनको नहीं पता कि ये वीडियो फेक है या नहीं है, वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसमें उनका इंटेंशन नहीं है गलत।
तो ऐसे लोगों पर अगर हम थ्रू आउट एक यूनिफॉर्म लेवल पर कार्रवाई करेंगे तो ऐसी स्थिति में वैसे लोग भी पकड़े जाएंगे और सख्ते में आएंगे जिन लोगों का कोई इंटेंशन गलती करना या गलत चीजों को फैलाना नहीं था। उन्होंने जस्ट इसको एक इंफॉर्मेशन की तरह से यूज करके के आगे भेज दिया। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं और या हम खुद हैं, हमें यह समझना पड़ेगा कि जो इसको एक इंटेंशन के तहत जहां पर इसको गलत यूज करने के लिए ही उपयोग किया गया या जनरेट किया गया है, एक इंटेंशन के तहत अगर किसी ने इसको बनाया है या फिर उसको स्प्रेड कर रहा है सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट पर कैसे भी करके, तो उस केस के अंदर में वो पर्सन लायबल है किसी भी तरीके के एक्शन का जो कि लॉफुल है, जो कि हमारा लैंड ऑफ लॉ के अंदर डिस्क्राइब्ड है। अब इसमें हमारी एक चीज और निकल करके आती है कि हम जो आम इंसान हैं, हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये डीप फेक है। देखिए, हर जगह, चाहे वो क्राइम की दुनिया हो, चाहे वो नॉर्मल सोसाइटी हो, हर जगह एक्सपर्टीज परफेक्ट नहीं होती। तो उस इम्परफेक्शन के अंदर में आपको कुछ क्लूज मिलेंगे, जैसे कि आपके जो शब्द हैं और आपके जो लिप जो जिस तरह से बैलेंस कर रहे हैं, उन दोनों में सामंजस्य नहीं मिलेगा। और जब ये सामंजस्य नहीं मिलता है तो आप ये समझें कि ये डीप फेक वीडियो है। आपका जो उसका जो स्किन टोन है वो एक सा नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में भी आप ये समझें कि ये डीप फेक वीडियो है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हमें थोड़ा ये देखना होगा कि डीप फेक की जो परिभाषा है और डीप फेक का जो ये कल्चर है उसको हम कैसे उससे बचे, और उसकी जो टेक्निकलिटीज है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर हम टेक्निकली को जानेंगे तो 90% टाइम हम इस डीप फेक से बच सकते हैं और हम आगे ऐसी वीडियो को नहीं फॉरवर्ड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अभी एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना, उनकी एक डीप फेक वीडियो आई थी जिन्होंने उस वीडियो में वो बहुत उन्होंने ब्लंट टाइप के कपड़े पहने हुए थे और वो उनकी डीप फेक वीडियो थी। बाद में ये चीज रश्मिका मंदाना ने खुद रिवील की। तो वैसी स्थिति में वो जो वीडियो थी, आप उस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो उस वीडियो में बहुत कम चांसेस थे कि वहां पर आप पहचान सके, क्योंकि उसमें वीडियो में खास बात थी, उस वीडियो में वॉइस नहीं थी। तो जिस वीडियो में वॉइस नहीं होती है वहां पर डीप फेक को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस वीडियो में वॉइस होती है, जैसे कि अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की वीडियो वायरल हुई है जिसमें कि वो एक किसी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए या बेचने के लिए कह रही हैं। बाद में उन्होंने खुद रिवील किया कि ये जो वीडियो है मेरी, ये डीप फेक का एक एग्जाम्पल है। मैंने अभी कभी भी ऐसा किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने या बेचने या किसी भी तरीके की ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी को प्रमोट या डिसप्रमोट नहीं किया है। तो लेकिन हम अगर ध्यान से देखेंगे तो उस वीडियो के अंदर में भी जब वो बोल रही हैं तो उनके जो वॉइस का जो वर्ड है और उनके जो लिप्स हैं वो उन दोनों कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, वो आपस में सामंजस्य नहीं रख रहे हैं। तो हमें अब आगे से किसी भी वीडियो को जब भी हम फॉरवर्ड करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका जो लिप है और उसके जो वर्ड्स हैं वो आपस में टैली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये थोड़े थोड़े टेक्निकल चीजें हैं जहां से आप इसको एग्जामिन करके और डीप फेक वीडियो को आगे फॉरवर्ड करने से आप बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल है पहचानना। और जब हम देखते हैं कि वो इंसान खुद उस बारे में, उस मुद्दे के बारे में बता रहे हैं, तब पता चलता है कि ये तो फेक वीडियो था एकदम ही। और कहीं न कहीं ऐसे वीडियो से बहुत खराब नेगेटिव चीज़ें फैलते हैं समाज में, तो बहुत मुश्किल है पहचानना। जी, समाज की जहाँ तक हम बात करें तो आप एक किसी सिचुएशन को आप इमेजिन कीजिए। आप ये इमेजिन कीजिए कि स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या कोई भी लड़का या लड़की है, अगर उसके चेहरे को किसी पॉर्न एक्ट्रेस के बॉडी पर लगा करके स्प्रेड कर दिया जाए तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये सुसाइडल तक ये पहुंच सकता है। ये केस ऐसे ही हुआ था और मुझे पता नहीं था। अभी मैंने जब आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए, तो मैंने अपना टीम मेंबर से किसी से पूछा था कि ऐसे ऐसे केस है, तो उन्होंने मुझे समझाया था कि ये डीपफेक वीडियो है। तो मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि बहुत खतरनाक है, किसी का जान ले सकते एक झटके में ऐसे चीज़। जी बिल्कुल। अब आप समझिए कि
कुछ एक साल पहले एक वीडियो आई थी जहां पर कि यूक्रेनियन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी और सब कुछ ठीक हो जाने की घोषणा की थी, बट वो भी एक डीप फेक वीडियो था। बाद में पता चला कि वो भी एक डीप फेक वीडियो था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आप जरा समझिए कि हमारे परिवेश में, हमारे राष्ट्रीय परिवेश में, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में, हमारे समाज में, हमारे घर पर डीप फेक अपनी दखल अंदाजी हर जगह कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उतना ये भी सच है कि डीप फेक, यानी कि डीप फेक तो एक टर्म है, देखिए डीप फेक यानी कि किसी भी आर्ट को अगर किसी कंस्ट्रक्टिव चीज के लिए यूज किया जाए तो ये उतना ही फायदेमंद भी बन सकता है। डीप फेक यानी कि किसी भी ऐसे आर्ट को जो कि हम आर्ट कोई तस्वीर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, किसी कोई अच्छा समाज को मैसेज देने के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये तकनीक उतनी ज्यादा फायदेमंद भी है। अब सवाल ये है कि जो फायदा और नुकसान है वो हर जगह पर दोनों साथ साथ चलते हैं। हमें और आपको चूज करना पड़ता है कि हम किसको रोटी खिला रहे हैं, हम किसका इंतजाम कर रहे हैं, फायदे का इंतजाम कर रहे हैं, नुकसान का इंतजाम कर रहे हैं। हमें अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें पता होना चाहिए किस दिशा में हम जा रहे हैं और समाज में क्या अच्छा चीज़ अवेयरनेस मतलब उससे फैल रहा है सबके। तो सर आपने अभी बोला था कि वीडियो में कम पता चलते, जब बॉयज़ रहते हैं उसमें तो ज़्यादा पता चलते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि एआई से बॉयज़ बना के और फैमिली मेम्बर से या दोस्तों से वो इंसान खुद बात करते कि हमको बहुत इमरजेंसी है और इतना पैसे की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा हो कि ऐसे स्कीम चलते फेक आवाज़ बना के, कई बार वो जो इंसान है सामने वाला इंसान की तरह सेम इंसान बना के वीडियो कॉल पे भी डिफेक्ट चीज़ हो चुके हैं। और पहला डिफेक्ट जब हुआ था ऐसे ही कुछ हुआ था, किसी के इमेज, अपने दोस्त के इमेज बना के बहुत सारा पैसा ठग लिया गया था। तो ये भी बहुत मुश्किल है पहचानना कि बाद में पता चलता है ये तो फेक कॉल था। तो ऐसे सिचुएशन जब होते तो हमको कहाँ पे ज़्यादा सुरक्षा मिलती है, आईटी एक्ट में या भारतीय न्याय संहिता, इन दोनों में से? देखिए जितने भी एक्ट है ना सभी एक दूसरे के पूरक हैं। आप भारतीय न्याय संहिता की बात करें, बीएनएसएस की बात करें, बीएनएस की बात करें या फिर आईटी एक्ट की बात करें, ये जितने भी एक्ट हैं सभी एक दूसरे के पूरक हैं। कोई एक्ट ऐसा नहीं है कि जो कि आपको रिलीफ नहीं देगा। जब आईटी एक्ट लगेगा तो उसके अंदर में बीएनएस की भी धारा आएगी, भारतीय न्याय संहिता की भी धारा आएगी और उसी क्राइम में आईटी एक्ट की भी धारा आएगी। सवाल वो नहीं है कि धारा धारा तो लगाना पुलिस का काम है, आपका काम है आप उस मामले को पुलिस तक पहुंचाना जो आपके संज्ञान में आया हो। आपके संज्ञान में अगर कोई ऐसी वीडियो आ रही है जो कि डीप फेक है और आपको ऐसा लगता है कि वो समाज पर इतना गहरा असर डाल सकता है या पैठ डाल सकता है जिससे कि समाज के एक वर्ग को खासा नुकसान पहुंच सकता है, तो आप ऐसे लिंक को, ऐसे वीडियो को आप साइबर क्राइम में और ऑनलाइन भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं और वहां ये आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस वेबसाइट को, जिस वेबसाइट पर ये तैर रही है, मान लिया कि कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जहां पर भी ये तैर रही है, आप उस वेबसाइट के अंदर भी जो कंप्लेंट के प्रोसेसेस होते हैं वहां पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। हर सोशल मीडिया साइट पर रिपोर्ट करने का या ब्लॉक करने का आपके पास एक ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन को यूज करके आप इस कंटेंट को आप उसके एडमिन तक पहुंचा सकते हैं कि भाई ये वीडियो जो है वो फेक है, आप इसको एग्जामिन कीजिए। एडमिन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको प्रॉपर एग्जामिन करके उस वीडियो को वहां से डिलीट करेंगे। तो ये सारे रेमेडीज कुछ सॉफ्टवेयर रेमेडीज हैं और कुछ ऐसे रेमेडीज हैं कि जहां पर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो पुलिस तक पहुंचने चाहिए, उसको आप पुलिस तक भी पहुंचाइए, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। सर आपने अभी बोला कि आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं और ऑनलाइन हेल्पलाइन साइबर क्राइम गवर्नमेंट.in में या 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है तो उसमें आप जा सकते हैं। बट जब ऐसे क्राइम होते तो हमको समझ नहीं आते हम कहाँ जाए, तो सबसे आसानी क्या तरीका है, ऑनलाइन या नज़दीकी पुलिस स्टेशन? नहीं, सबसे आसान तरीका इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट है और धीरे धीरे हमारे देश की जो साइबर सिक्योरिटी है और जो साइबर क्राइम विंग है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है,
किसी भी ऐसे क्राइम करने वालों को पनिश करता है, तो हमें वहां पर ऑनलाइन कंप्लेंट करना हमारे लिए सबसे सुविधाजनक और सबसे क्विक रास्ता है। सबसे जल्दी ये काम किए जा सकते हैं, और उससे भी पहले जो भी उस वेबसाइट का एडमिन पार्ट है, आप उसको जरूर सूचित करें, क्योंकि उसको सूचित करने से, जब अगर 2 4 10 लोग सूचित करेंगे, तो उससे ये होगा कि उसका जो एडमिन पार्ट है वो उसको देखेगा और उसको फिशिंग वेबसाइट बना करके या फिशिंग पोस्ट बना करके वो खुद ही हटाएगा। इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है डीप फेक के अंदर में, कि ये जो लोग भी ऐसा काम करते हैं वो जनरली ज्यादातर बाहर के सर्वर्स से काम करते हैं, जो सर्वर्स आउट ऑफ इंडिया के होते हैं। तो उनको पकड़ना भी उस केस में थोड़ा मुश्किल होता है, जो लोग बाहर के सर्वर से काम कर रहे हैं। लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ना भी पकड़वा सके, तो कम से कम वैसे कंटेंट को तो हम हटा ही सकते हैं, हटवा ही सकते हैं। सर, डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपका क्या राय है? लेकिन डिजिटल अरेस्ट एक बहुत जो लोग इसको यूज कर रहे हैं क्राइम के तौर पे, वो बहुत बड़ा एक जरिया है पैसे एक्सट्रैक्ट करने का, इलीगल मनी को ग्रैब करने का। डिजिटल अरेस्ट के अंदर में आपको एक तरीके से पुलिस ऑफिसर बन करके या फिर कोई बड़ा अधिकारी बन करके आपको ये बताया जाता है कि आपने ये क्राइम किया था, या आपने बैंक में इतने पैसे जमा किए, या फिर आपका कोई चाहने वाला या आपका कोई जानने वाला वो उनके कब्जे में है जो कि अरेस्ट हो चुका है, तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, और जब तक आप इतने पैसे नहीं देते तब तक आप कैमरा नहीं बंद कर सकते, और आप अगर कैमरा बंद करेंगे तो जो आपका जानने वाला है उसको फांसी लगा दी जाएगी, या उसको गोली मार दी जाएगी, या फिर उसको कोई सजा दे दी जाएगी। तो ये लोग प्रिटेंड करवाते हैं कि ये पुलिस वाले हैं या फिर कोई बड़े अधिकारी हैं या जज हैं, और आपको, जैसे हमारे यहाँ एक हाउस अरेस्ट का सिस्टम है, लेकिन हमारे पास डिजिटल अरेस्ट का करके कोई सिस्टम नहीं है। तो ये लोग ये प्रिटेंड करवाते हैं कि आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं, और आप कहीं कैमरा नहीं बंद कर सकते, कहीं हिल नहीं सकते। अगर आपने कोई भी सम अमाउंट है, मान लिया 10,000 रुपए है, 20,000 रुपए है, या 10 लाख रुपए है, या 20 करोड़ रुपए है, या 10 करोड़ रुपए है, जब तक आप वो उसको पे नहीं कर देंगे तब तक आप वहां से हट नहीं सकते। तो ये अब आप क्या करते हैं कि जो लोग को नहीं पता है और इस डिजिटल अरेस्ट के इशू के बारे में, इस तरह के साइबर क्राइम के बारे में, वो लोग बताए हुए अकाउंटों पर पैसे भेजना शुरू कर देते हैं कि जी मेरा तो बेटा अरेस्ट हो गया, मैं तो खुद ही अरेस्ट हो गया, मुझे डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये बार बार बताया गया है, और चूंकि ऐसी घटनाएं घटते जा रही हैं, लेकिन ये अभी तक इतनी ज्यादा पब्लिक के लाइमलाइट में या फिर पब्लिक के नोन में नहीं आई हैं। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो डिजिटल अरेस्ट है, ऐसा कोई भी प्रावधान, ऐसा कोई भी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ऐसी कोई सजा नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको डिजिटल अरेस्ट बोला जा सके। या तो आप जेल के अंदर होंगे फिजिकली, या तो आप जेल के बाहर होंगे। आपके पास कभी भी कोई क्राइम होता है तो आपके पास उसकी इंटीमेशन आती है, पुलिस उस इंटीमेशन को लेके आती है, और नहीं अगर कंप्लेंट केस है तो आपके पास कुछ समन आता है। सीधा कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको कोई डिजिटली अरेस्ट कर ले और आप अपने घर में बैठे हो और आप कैमरा ना ऑफ कर पाए। तो ये एक तरीके का ये फ्रॉड है जो कि पूरी तरीके से साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है, और साइबर फ्रॉड से पैसे ऐंठने का ये आजकल का एक नया तरीका है जो कि विदेशों में तो काफी ज्यादा फैला हुआ है। अब ये धीरे धीरे इंडिया में भी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। तो इस ऑर्डर में हमें ये समझना होगा, और बहुत ब्लंटली समझना होगा, और दूसरों को भी अपने आसपास के माहौल में, अपने सराउंडिंग्स में लोगों को बताना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज या कोई भी प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। डिजिटल अरेस्ट में इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट को एसेस करवाना, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर लेना। आप बताएं कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, अब आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, आपके पास एक ओटीपी जाएगा, आप उस ओटीपी को बताइए, तभी आपके लोग छूटेंगे या फिर आप छूटेंगे। तो अब वो उस ओटीपी का सहारा लेकर के और वो आपके बैंक अकाउंट को खाली करना चाहते हैं। फिर या फिर आपको ये बताया जाता है कि कोई सर्टेन लिंक है, आप उस लिंक को उस वेबसाइट में, किसी वेबसाइट में, सर्टेन वेबसाइट में पेस्ट कीजिए। तो ये सारे वो हथकंडे हैं जो कि डिजिटल अरेस्ट में अपनाया जाता है, और ये सारा
जितना भी ताना बाना है सिर्फ एक चीज के लिए बुना जाता है कि वो कैसे आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दे, कैसे वो आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल ले। तो ये डिजिटल अरेस्ट की पूरी पृष्ठभूमि है। मैं फिर से एक बार ये बताना चाहता हूं कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी सजा का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सर, कोई भी डीफेक वीडियो से किसी इंसान का बहुत नुकसान हो जाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्या जिम्मेदारी होता है? देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो एक प्लेटफॉर्म है। आप किस चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो गवर्नमेंट का दिया हुआ प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी का दिया हुआ प्लेटफॉर्म है। अब हम एग्जांपल लेते हैं एमएसएमई का। एमएसएमई में सरकार बहुत सारे लोन दे रही है, बहुत कुछ दे रही है, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है। बट उस एमएसएमई के लोन को लेकर के बहुत सारे लोगों का ये इरादा होता है कि उस लोन को लेकर के हड़प लें। तो प्लेटफॉर्म तो किसी भी बेनिफिट के लिए होता है, बट उसको आप यूज़ कैसे करते हैं। चाकू आपको सब्जी काटने के काम भी आती है, चाकू गर्दन काटने के काम भी आती है, और वही वो चाकू होती है जो कि आपके शरीर में जाकर के ऑपरेशन भी करती है। तो एक ही चीज़ का कई तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे और आपके ऊपर, ये समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूज़ कर सके। जहाँ तक सवाल हो गया डीप फेक वीडियो का और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जो ऐसे प्लेटफॉर्म है खास करके जो व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या जो भी इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना एक कोई ना कोई नोडल नंबर, ईमेल आईडी या फिर कोई ऐसा नोडल लिंक जहां पर कि इन शिकायतों को दर्ज किया जा सके, और ऐसे डीप फेक वीडियोस या कोई भी इस तरीके का साइबर क्राइम जिसमें कि आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप पैसे खर्च करें या पैसे कहीं इन्वेस्ट करें, और आपको गलत तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करवाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको रिपोर्ट करने का, उस पर एक्शन लेने का, और उस पर क्यूआरटी, एक क्विक रिएक्शन टीम बना करके रखने का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि कम से कम आइडेंटिफाई हो सके ऐसी वीडियोस और ऐसे कंटेंट्स, और आइडेंटिफाई करके उनको या तो वहाँ से हटाया जा सके, या फिर उन पर आगे उनको परमानेंटली ही उस अकाउंट को बंद करने की भी कार्रवाई की जा सके। सर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे आने वाले, तो आप साइबर क्राइम को और ह्यूमन राइट्स को कैसे देखते हैं? देखिए, जितने भी कानून हैं, जो यूएनडीएचआर के आर्टिकल्स हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन फॉर द ह्यूमन राइट्स, वो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योरेंट हैं, निहित हैं। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो कि 10 दिसंबर को है, साइबर क्राइम को अगर हम देखें तो साइबर स्पेस भी हमारा एक मानव का अधिकार है, जो कि मानव के लिए ही बनाया गया है। तो किसी भी आपके वीडियो को, फोटो को किसी दूसरे कंटेंट के लिए यूज़ करना, या फिर किसी ऐसे विकृत कंटेंट के लिए यूज़ करना जो कि आपके लिए हानिकारक हो, तो ये डेफिनेटली आपका राइट टू लिबर्टी का, पर्सनल राइट्स का हनन है। तो ऐसे जो पर्सनल राइट्स हैं, जहाँ पर कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पर्सनल राइट और लिबर्टी देता है, ऐसे पर्सनल राइट्स और लिबर्टी के अंदर में डेफिनेटली ये ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। और इस पर ईयू ने, यूरोपियन यूनियंस ने भी कुछ कानून बनाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समर्थक है नेशनल ह्यूमन राइट्स की। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, कहीं पर भी हो, जहाँ पर भी आपके व्यक्तिगत मानवाधिकारों का हनन होता है, या आपके किसी भी पर्सनल वीडियो, फोटोग्राफ से छेड़छाड़ होती है, वो डेफिनेटली आपके राइट टू लिबर्टी का, राइट टू लाइफ का, वो सारा कुछ हनन है। इसलिए इसको बहुत दूर तक और बहुत संवेदनाओं के साथ इस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे को साइबर क्राइम से हम कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे सख्त कानून या कुछ ऐसा सेल जिसमें कि बहुत इंस्टेंटली और बहुत क्विक टाइम पर इसमें रिएक्शन हो, क्योंकि जब आप किसी साइबर क्राइम से डील करते हैं तो उसको डील करते वक्त ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका एक्शन पर आपके रिएक्शन की बहुत तटस्थता हो और वो बहुत क्विक हो। तो जब एक्शन पर रिएक्शन आपका क्विक होगा तो ये अपराधी तभी पकड़े जा सकते हैं जबकि सरकार एक ऐसी कोई व्यवस्था लेकर के आए जो कि आपके अधिकारों को सुरक्षित रख सके, और आपके उस प्राइवेसी को भी सुरक्षित रख सके जिसको आप नेट पर विचलित रूप से या किसी द्वितीय रूप से जो कि आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं है,
बिना आपके कंसेंट के वो तैरता हुआ दिखे तो उस अधिकारों को भी आपके सुरक्षित रख सके, ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स से कनेक्टेड है। सर आप अभी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे थे। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है एज ए ह्यूमन हमारे पास राइट्स क्या है, क्या आप बताना चाहेंगे बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? देखिए, ह्यूमन राइट के अंदर में वो सभी अधिकार, वो सभी स्वतंत्रताएं जो कि आपको आपके मानसिक, दैहिक और आपके विचरण के लिए मिलती हैं, वो सभी वो ह्यूमन राइट्स हैं, मानव के अधिकार हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, ये तो बड़े ही ब्रॉडर रेंज में हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर इसको और शार्पन करते हैं, तो इसका शार्पन करने के में आप ये देखिए कि जो हमारी दैहिक स्वतंत्रता है, जैसे कि अभी हम डीप फेक के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आपके चेहरे को किसी और बॉडी के ऊपर लगा दिया गया तो ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो गया। अगर आपके को कहीं अरेस्ट कर लिया गया जिसके लिए आप लायबल नहीं हैं, आपने कोई क्राइम नहीं किया, फिर भी आपको अरेस्ट कर लिया गया, तो ये आपके स्वतंत्रता का हनन हो गया, ये आपके दैहिक स्वतंत्रता का फिर से हनन हो गया। मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता वो है जहाँ पर कि आप फ्रीडम के साथ बिना किसी रोक टोक करके आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी भी क्रीड को मान सकते हैं, किसी भी कास्ट को मान सकते हैं। तो ये हो गई आपकी मानसिक स्वतंत्रता। इसी में मानसिक स्वतंत्रता में ही निहित आपकी आर्थिक स्वतंत्रता है। आपको अधिकार है कि आप किसी भी ऐसे लेजिटिमेट तरीके से, यानी कि कानूनन तरीके से, जहाँ पर कि कानून इजाज़त देता है पैसे कमाने का, ऐसी किसी भी स्थिति में अगर आप पैसे कमाते हैं तो ये आपकी आर्थिक स्वतंत्रता है। उसी तरीके से आपका राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार। कोई भी आदमी जो आपका कत्ल करना चाहता है, कोई भी आदमी जो आप किसी बच्ची का रेप कर रहा है, किसी भी महिला का रेप कर रहा है, वो उसके जीने का अधिकार छीन रहा है। तो जीने का अधिकार वो उसकी राइट टू लाइफ है, जो कि हमारा आर्टिकल 21 में मेंशन्ड है। तो ये जितने भी अधिकार हैं, ये सारे अधिकार बेसिकली ये यूएनडीएचआर के आर्टिकल्स हैं, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसकी बहुत सारी ट्रीटियों को इंडिया ने अडॉप्ट कर रखा है। और इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका रखवाला है, जो कि सीधे उनको उसको वहाँ से एफिलिएशन मिलती है यूएनडीएचआर आर्टिकल के थ्रू, और वो इसका इंडिया में पालन करवाता है और देखता है कि किसी भी मानवाधिकार के विषय पर वो मानवाधिकार को बचाने के लिए वो उनकी आवाज़ बन सके। कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे साथ कुछ क्राइम हो जाते और या क्राइम होने होते तो हम लोग को पता नहीं होते कि हम सेल्फ डिफेंस में कुछ चीज़ कर सकते हैं। हमको लगता है कि हम कुछ कर देंगे या खुद को बचाने के लिए कोई एक स्टेप लेंगे तो इस चीज़ में हम फंस सकते हैं। तो आप बता सकते हैं हम सेल्फ डिफेंस में क्या कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए? देखिए, सेल्फ डिफेंस में अगर आपके शरीर के ऊपर अगर कोई हमला हो रहा है तो सेल्फ डिफेंस में आप उसका रिटेलिएशन कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस तक यहाँ तक है कि अगर उस रिटेलिएशन करने के क्रम में अगर एक्सीडेंटली, नॉट इंटेंशनली, एक्सीडेंटली अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है जो कि आपके ऊपर हमलावर है, तो भी वो सेल्फ डिफेंस के अंदर में ही आएगा। उस पर आपकी वो धारा नहीं लगेगी जो कि आपको फांसी के फंदे तक ले जा सकती है। तो सेल्फ डिफेंस हमेशा आपको बचाने के लिए ये उपयोगी है और इसका पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने इसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इसको स्थापित किया गया है, इसके से कनेक्टेड लॉ भी है। तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है आजकल बच्चों के लिए भी, बल्कि समाज के हर एक वर्ग के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है और उसके तहत जो भी कानून है वो आपके लिए उपयोगी है। बिल्कुल, बहुत लोगों को पता नहीं होते तो डरते हैं लोग। सर कोई भी जैसे कि कोई भी चीज़ चल रहा है या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक्सीडेंट हुआ है कहीं पे, या कोई भी पुलिस वाला कोई भी कारण से, चाहे आपने हेलमेट नहीं लगाया या कोई भी रीज़न होता है तो आप पे गाली बकते हैं या मारपीट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन पे कोई थर्ड पर्सन उसका कोई वीडियो बनाते हैं या अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, क्या ये जायज़ है? क्या हम कर सकते हैं ऐसे चीज़? देखिए, किसी भी रिकॉर्डिंग को करने के लिए किसी की कंसेंट ज़रूरी होती है। आपका अगर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है तो भी आप वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर आपने कोई ऐसा कैमरा लगा रखा है जो कि छुपा हुआ है, जिसको स्पाई कैमरा भी कहते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो
इलीगल नहीं है, लीगल नहीं है, बट ये इसके बहुत सारे और भी उदाहरण मिले हैं हमारे कानून में जहाँ पर कि ऐसे रिकॉर्डिंग को भी एविडेंस बनाया गया है। अब कहीं पर क्राइम हो रहा है, वो ऑलरेडी कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा सीन है जहाँ पर कि क्राइम ऑलरेडी कमिट हो रहा है, और अगर आप एविडेंस के लिए उसकी वीडियो बना रही हैं या कोई भी व्यक्ति वीडियो बना रहा है उस क्राइम को दिखाने के लिए, उसका एविडेंस तैयार करने के लिए, तो वो कोई क्राइम नहीं है, वो एक एविडेंस है जो कि कोर्ट के द्वारा मान्य होता है, क्योंकि वो एविडेंस वो सामने से बिल्कुल वीडियो बना रहा है, सबके सामने जा कर के बना रहा है। लेकिन ये कॉल रिकॉर्डिंग्स या फिर कुछ भी ऐसा, जबकि हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उसको कॉल रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं, तो कई केसेस में ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने या फिर और भी हाई कोर्ट्स ने इसको सही नहीं माना है और उस एविडेंस को नहीं लिया है रिकॉर्ड पर। तो ऐसे केसेस में ये केस टू केस वेरी करता है कि वो किस तरह की रिकॉर्डिंग है और जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो क्या पर्पस से कर रहा है, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो ये ऐसे पर्पस में जहाँ पर कि जो रिलेशनशिप है, अगर वो हस्बैंड वाइफ का है या फिर इस तरह का कोई रिलेशनशिप है, तो वो वैसे पर्पस में वो जायज़ है। और अगर वो एक दूसरे के लिए ही यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कई सारे लीगल एंगल्स हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और हर केस अपने आप में एक अलग सामर्थ्य रखता है और उसको एक्सप्लेन करने का अपना अपना एक तरीका होता है, और उस पर कोर्ट उन तथ्यों को आधार पर रखते हुए, देखते हुए फिर उस पर एक जजमेंट सुनाती है। इसलिए ये जो पॉइंट है वो हर एक केस पर डिफरेंट है, डिफर करता है। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे तो बहुत कुछ नया चीज़ पता चला जो मुझे नहीं पता था। और मैं आशा करती हूँ कि जो हमको सुन रहे, जो हमारा ऑडियंस है, उनको भी बहुत कुछ नया सीखने के लिए और बहुत कुछ जानने के लिए मिला है। और थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौसमी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद शिरोज़ का, जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स पर शिरोज़ कई दशकों से, मतलब कि एक दशक तो कम से कम मैं जानता हूं कि 10-12 सालों से आलोक जी इस पर काम करते चले आ रहे हैं, और पता नहीं कितने ही एसिड अटैक सर्वाइवर्स को हम अब उस स्थिति में लाने में कामयाब हो गए हैं जहाँ की वो अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं, और अब आप लोग दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन चुके हैं। और जो लोग सुसाइडल थॉट्स जिनको आते हैं, ये मैं एक डिफरेंट बात कह रहा हूँ जो कि आज का विषय है उससे थोड़ा सा हट करके, जिन लोगों को भी सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जो कि छोटी छोटी परेशानियों में, अपने आसपास की परेशानियों में सुसाइड करने का सोचते हैं, उन लोगों के लिए आप लोग एक मिसाल हैं, जो कि इतना दर्द झेलने के बावजूद भी दूसरे समाज के लोगों के लिए आज अवेयरनेस बैठ करके कर रहे हो आप लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शिरोज़ टीवी का। थैंक यू।